कि लोगों की डेड बॉडीज़ वहाँ से बाहर निकाली गईं, लोग वहाँ ज़िंदा गए और वहाँ से बाहर आए। प्रॉमिस पूरा करने के लिए मैंने और शेखर ने कोर्ट के दरवाज़ा खटखटाया कि कोर्ट में जाके न्याय मिलना कोई आसान काम नहीं है। कोर्ट में बहुत बार, एक बार नहीं बहुत बार मुझे धमकाया गया, मुझसे गाली-गलौज की गई। हर ये मुमकिन कोशिश की गई कि मैं कोर्ट में आना बंद कर दूं। आपको धक्काया जाता था, कोर्ट में आने देने से रोकने के लिए सारी कोशिशें होती थी, डर लगता था? जी नहीं, बिल्कुल डर नहीं लगा। बिकॉज आई वॉज फेयरलेस, क्योंकि जिंदगी में सबसे कीमती चीज तो मैं खो चुकी थी, मेरे बच्चे। अगर इतना प्रभाव था, पीएमओ का इतना इन्वॉल्वमेंट था, तो जो काम ये सीबीआई से करा सकते थे, जिसके चलते ये ट्रांसफर हुआ जैसा आप कह रही हैं, तो ये काम तो दिल्ली पुलिस से कह के भी कराया जा सकता था। Well, we all know CBI is directly under PMO. राइट। That's why Supreme Court said that CBI is a caged parrot. मैंने तो जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने इनको अलाउ किया था 60 करोड़ दे के, तब मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रेमिसेस में खड़े होकर बात बोली थी कि अगर मुझे पता होता कि मेरे साथ ऐसा अन्याय होगा, I would have picked up a gun and shot those people. नमस्कार, अनकोट के पॉडकास्ट सीरीज में आज हमारी मेहमान हैं नीलम कृष्णमूर्ति। नीलम कृष्णमूर्ति, दिल्ली में एक हादसा हुआ था, उपहार सिनेमा हादसा। उसमें 59 लोग मारे गए थे, 100 के करीब घायल हुए थे। उसमें कुछ बच्चे थे और उन्हीं बच्चों में 2 बच्चे नीलम और शेखर कृष्णमूर्ति के बच्चे थे। तब से लेकर आज तक नीलम कृष्णमूर्ति और शेखर कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। करीब जब 2007 में फैसला आया, उसी समय मैंने पत्रकारिता की शुरुआत करी थी करीब, और तब से कोर्ट रिपोर्टर हूं, और तब से निचली अदालत से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक कोर्ट के गलियारे में इन लोगों को मैं जूझते लड़ते देखा है। जब मैं इनको फोन किया और इनवाइट किया कि मैम मैं आपसे बात करना चाहता हूं, तो नीलम जी ने कहा कि आप क्या पूछेंगे, कुछ बताइए। मैंने कहा मेरे पास आपसे पूछने के लिए सवाल नहीं है, मैं आपसे कुछ नहीं पूछूंगा, मैं आपको इसलिए बुला रहा हूं ताकि आप अपनी बात कह सकें। मुझसे कहेंगी, देश सुनेगा, और जब आप कहेंगी तो पता चलेगा कि एक माँ, एक पिता, जिसके 2 बच्चों की बलि इस व्यवस्था ने ले ली, उस माँ को अपने उन 2 बच्चों के न्याय के खातिर कितनी लड़ाई लड़नी पड़ी। जब आप बोलेंगी तो पता चलेगा कि देश की पुलिस की व्यवस्था, पुलिसिंग का क्या हाल है। आप जब बोलेंगी तो पता चलेगा कि न्यायपालिका के क्या हालात हैं। आप जब बोलेंगी तो पता चलेगा कि देश में फैसले आते हैं, न्याय कम होता है। तो इसलिए नीलम जी को मैंने बुलाया है और नीलम जी से इन मसलों पर बात करूंगा। ये कोई सामान्य पॉडकास्ट नहीं है जहां हम किसी की तारीफ करने के लिए, किसी की उपलब्धियों को गिनाने के लिए बैठे हैं। हम व्यवस्था को आईना दिखाने के लिए बैठे हैं और ये समझने के लिए बैठे हैं कि जब एक बार कोई आदमी न्याय के लिए लड़ाई लड़ने की ठान लेता है, जिद कर लेता है, तो उसे किन किन हालातों से, किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। नीलम जी, स्वागत है आपको। नमस्कार। जैसा मैंने कहा कि मेरे पास कोई सवाल नहीं है, लेकिन शुरुआत करने के लिए बस यही कि जैसे मैंने कहा 2007 में फैसला आया था ट्रायल कोर्ट का, और हम आज 2026 में हैं। 30 साल होने जा रहे हैं। अभी भी निचली अदालत में एक मामला, 2 मामले पेंडिंग है। शुरुआत अगर हम कहें कि ये घटना, तो आप बताएंगे कि
जैसा मैंने पढ़ा पुस्तक आई जो आपकी, उसपे कि आपने अपने बच्चों के लिए टिकट खरीदा था जी। और उसके बाद चीजें किस तरह से बदली और ये लड़ाई आज तक जारी है। बताएं कुछ। जी। 13 जून 1997 सिर्फ एक तारीख नहीं है। ये एक ऐसा दिन है जिसने मेरी ज़िंदगी को बिल्कुल बदल दिया। हम एक बहुत ही खुशहाल परिवार में थे, मैं, मेरे पति और हमारे दोनों बच्चे। और वी वर मोर लाइक फ्रेंड्स एक्चुअली, नॉट इवन लाइक पेरेंट्स, बिकॉज़ हमने काफ़ी यंग एज में शादी कर ली थी और बच्चे भी काफ़ी जल्दी हो गए थे, तो दोस्ती ज़्यादा थी। लेकिन वो सब उस दिन 13 जून को सब खत्म हो गया। अब मेरे सामने सिर्फ 2 विकल्प थे, या तो मैं घर में बैठ के रोऊँ या मैं बाहर जाऊँ और बच्चों के, क्योंकि मैंने और मेरे पति मिस्टर शेखर ने, हमने अपने बच्चों से वादा किया था कि हम उन्हें न्याय ज़रूर दिलाएँगे, क्योंकि हमें ये पता चल गया था कि ये एक एक्सीडेंट नहीं था। क्योंकि 13 दिन के बाद जब हमने अखबार पढ़े, पूरी रिपोर्ट्स पढ़ी कि क्या हुआ, ये एक सिर्फ हादसा नहीं था, ये अवॉइडेबल इंसिडेंट था। जबकि क्योंकि जितने लोग ऑडिटोरियम में थे सब बाहर निकल आए, कोई नहीं वहाँ, एक सिंगल इमरजेंसी कैजुअल्टी नहीं हुआ। बेसमेंट में थे, वहां से सब लोग आ गए, जबकि ग्राउंड फ्लोर में तो ट्रांसफार्मर था जहां आग लगी थी। सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, तो सिर्फ बालकनी में ही क्यों लोग मरे, यही मुझे जानना था। तब मुझे पता चला कि ये सिर्फ इसलिए वहां लोग मरे हैं क्योंकि वहां बहुत सारे सेफ्टी वॉयलेशंस थे, डेविएशंस थी। तो इसलिए हमने अपने बच्चों से वादा किया कि हम उनको ज़रूर जस्टिस दिलाएँगे। ये भगवान की मर्ज़ी नहीं थी, और वही प्रॉमिस पूरा करने के लिए मैंने और शेखर ने कोर्ट के दरवाज़ा खटखटाया। शुरू में सोचा था काफ़ी इतना इतना समय नहीं लगेगा, क्योंकि ओपन एंड शट केस था। सबने देखा, टीवी फुटेज था कि लोगों की डेड बॉडीज़ वहाँ से बाहर निकाली गईं, लोग वहाँ से ज़िंदा गए और वहाँ से बाहर आए हैं। पर मुझे ये नहीं मालूम था कि इट्स गोइंग टू बी अ हरक्यूलिन टास्क टू प्रूव कि हमारी कोर्ट की जो इतनी न्याय प्रणाली है कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। मेरे को तो, मैं शायद कोर्ट में गई थी, मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था अपनी न्याय प्रणाली पे कि हमें बहुत जल्दी न्याय मिलेगा और ज़रूर न्याय मिलेगा, कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि दूसरी साइड पैसे वाले हैं कि नहीं। क्योंकि मुझे सिर्फ जो कोर्ट का थोड़ा बहुत आइडिया था वो इतना था जो मैं पिक्चरों में देखती थी, क्योंकि कोर्ट तो हम कभी गए नहीं। लेकिन जब कोर्ट में हमने कदम रखा, तब असलियत सामने आई कि कोर्ट में जाके न्याय मिलना कोई आसान काम नहीं है। पहली बात तो, जब आप कोर्ट में जाते हैं तो यू आर अ नॉन एंटिटी, आप सिर्फ एक विक्टिम है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और बड़े अफसोस की बात है, देखिए जो हमारा ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, ये किस लिए बना है? क्योंकि कहीं क्राइम होता है, उस क्राइम का कोई ना कोई विक्टिम रहता है। आप उस विक्टिम को न्याय दिलाने के लिए ये कोर्ट कचहरी बनाते हैं, न्याय प्रक्रिया इसीलिए है। पर जब आप कोर्ट में जाते हैं तो उधर एक्यूज की जगह है, स्टेट की जगह है, लेकिन विक्टिम की कोई जगह ही नहीं है। आप मुंह खोल के कुछ कहना चाहते हैं तो आपसे कहा जाता है, आपका लोकस स्टैंडर्ड क्या है? आप कुछ नहीं बोल सकते, आप कोई एप्लीकेशन नहीं मूव कर सकते, आप कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मांग सकते। इतनी बुरी हालत है हमारे देश में, और जबकि विक्टिम तो मैं हूँ, स्टेट को क्या इंटरेस्ट है? हम सब जानते हैं कि प्रोसिक्यूटर्स आर सो ओवरबर्डन्ड। एक प्रोसिक्यूटर एक कोर्ट में होता है, उसके पास कम से कम 70-80 केस होते हैं। वो कितनी फाइल पढ़ेगा और कितना न्याय कर पाएगा? वो आपके साथ क्या एक-एक डॉक्यूमेंट को पढ़ेगा? हमारे केस में ही 50,000 डॉक्यूमेंट थे। एक नॉर्मल प्रोसिक्यूटर पढ़ सकता है वो डॉक्यूमेंट? कभी नहीं पढ़ सकता। जबकि डिफेंस में जो दूसरी साइड में है, हमारे जो एक्यूज थे वो थे अंसल, एंड दे वर बिग बिल्डर, इट्स अ बिग बिल्डर लॉबी। उस वक़्त वो शायद पूरे एशिया में नंबर 1 थे। वो अभी जो जानते होंगे दिल्ली एनसीआर में जो सबसे ज़्यादा किसी ने शुरू में ऐसे 40 साल पहले 50 साल पहले जो जितने चीज़ें बनी हैं, जी। हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस बने हैं, कॉम्प्लेक्सेस बने सब, तो अंसल ब्रदर्स बिल्कुल, दे आर वेरी बिग बिल्डर्स, दे वर बिगेस्ट बिल्डर एट दैट टाइम इन 97। आज वो कहीं नहीं है, वो अलग बात है। हम्म। लेकिन 97 में दे वर द बिगेस्ट बिल्डर्स। और आप बोलिए किस वकील को उन्होंने एंगेज करना है, सब बड़े से बड़े वकील
उनकी लिस्ट में शामिल थे। सब लीगल फ्रेटर्निटी को उन्होंने एंगेज कर लिया था। पैसे थे उनके पास तो कोई तो उसके लिए बिल्कुल तो कुछ पैसा फेंक रहे थे, करोड़ों रुपया उन्होंने खर्चा किया है। तो हमको तो जिसे कहते हैं कि कोर्ट में जाके बड़ी हैरानी हुई। पहली बात तो इन्होंने केस को नेग्लिजेंस में दिया, जबकि हमें पता था कि नेग्लिजेंस थी नहीं, ये केस नेग्लिजेंस का नहीं था। दिस वाज कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। बट लेकिन कैसे इन्होंने सीबीआई को मैनिपुलेट किया। पहले केस दिल्ली पुलिस के पास था। दिल्ली पुलिस ने जो एफआईआर की वो 304 पार्ट 2 में था। केस इन्होंने ट्रांसफर कराया सीबीआई को, जबकि हमने मांग नहीं की थी। ये दिस केम फ्रॉम द पीएमओ। जबकि सामान्यतया विक्टिम ही विक्टिम मांग मांगते करते हैं हैं। जी, बिल्कुल। और हमने नहीं मांग की क्योंकि वी वर वेरी हैप्पी विद द क्राइम ब्रांच। मिस्टर कर्नेल सिंह वाज देयर एंड ही वाज डूइंग अ वेरी गुड जॉब। दे वर अरेस्टेड ऑन द 22nd ऑफ जुलाई और 24 जुलाई को केस सीबीआई ट्रांसफर हो गया अपने आप ही। हम बड़े हैरान थे क्योंकि ये कराया गया था, क्योंकि पीएमओ इनके खास थे, प्राइम मिनिस्टर जो थे। और जैसे ही ये केस गया सीबीआई में, सीबीआई ने 304 ए लगा दिया, 304 पार्ट 2 की जगह, और इसको रैशन नेग्लिजेंस एक्ट में ले आए। तो पहली बात तो वही कॉम्प्रोमाइज कराया। और जो दिल्ली पुलिस ने इनको अरेस्ट किया था, आके उन सबको बेल के बोला वी डोंट नीड देम, प्लीज ग्रांट देम बेल। अच्छा, मैं बीच में रोक के पूछूं कि ये जो पुलिस क्राइम ब्रांच से जो सीबीआई को गया, जी, आप लोगों ने मांगा नहीं था, तो आप लोगों को किसी तरह का इंटीमेशन था, किसी तरह की जानकारी थी कि क्यों जा रहा है, या बताया गया या पूछा गया किसी तरह से? देयर इज नो इंटीमेशन। हमको तो न्यूज़पेपर से पता चला कि केस हैज बीन ट्रांसफर्ड टू सीबीआई। और पुलिस की जांच पे उसमें सवाल भी नहीं था कोई? कुछ हमने सवाल ही नहीं उठाया था। वी वर वेरी हैप्पी विद द दिल्ली पुलिस। हम बहुत खुश थे क्योंकि दिल्ली पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया था। 22 जुलाई को मुंबई जाके सुशील अंसल और उसके बेटे को अरेस्ट करके लाए थे। गोपाल अंसल तब तक फरार था, लेकिन सुशील और प्रणव अंसल को उन्होंने अरेस्ट किया था और मुंबई से दिल्ली लेके आए थे। और अगले ही दिन इन्होंने अपने आप डिसीजन लिया कि केस को ट्रांसफर कर। लेकिन इसी में कि अगर इतना प्रभाव था, जी, पीएमओ का इतना इन्वॉल्वमेंट था, तो जो काम ये सीबीआई से करा सकते थे, जी। जिसके चलते ये ट्रांसफर हुआ जैसा आप कह रही हैं, तो ये काम तो दिल्ली पुलिस से कह के भी कराया जा सकता था। Well, we all know CBI is directly under PMO. राइट। That's why Supreme Court said that CBI is a caged parrot. या ऐसे ही नहीं, इंप्रेशन जो बनता है ऐसे ही बनता है ना। जी, नहीं तो हमने तो झेला है, हम तो देखा है। फिर भी पीछे पड़ के किसी तरह चार्जशीट फाइल हुई। 1 साल 4 महीने तक कुछ नहीं हुआ, चार्जेस तक फ्रेम नहीं हुए और हम काफ़ी हैरान थे। इसमें एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि वी वर वेरी फॉर्च्यूनेट दैट आई मेट मिस्टर केटीएस तुलसी। ही वाज़ अ लीडिंग कॉन्सल, सीनियर कॉन्सल। और जब मैं उनके पास गई, तो उन्होंने मुझे एक बात ज़रूर कही कि नहीं, मैं आपका केस लड़ूँगा और ये केस मैं आपके लिए प्रो बोनो करूँगा। और वो बात उन्होंने कायम रखी। हमेशा उन्होंने उपहार केस किया और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। और कभी भी कोई दिक्कत आती थी तो उनके पास मैं जाती थी। उनसे जाके पूछा कि सर क्या करें? अभी तो इतना टाइम हो गया, अभी तक चार्जेस भी नहीं फ्रेम हुए, कैसे करना चाहिए? अभी तो डॉक्यूमेंट्स ही नहीं सप्लाई हो शुरू रहे हैं। शुरू से आखिर तक केटीएस साहब थे आपके केस पे, जी, और उधर से अंसल्स के पास कौन कौन वकील आ रहे था? आप शुरू करिए नंबर 1 से। राम जेठमलानी, अ, सुशील कुमार, फली नारिमन, अभिषेक मनु सिंघवी and Rajiv Dhawan and R.K. Jain and राजीव धवन was also there. जी, Rajiv Dhawan was also there. He was in the civil matter. So I think जो भी लीडिंग कॉन्सल्स थे, इन्होंने सभी को एंगेज कर लिया था। रुपिंदर सूरी, पंडित नसीम, R.K. नसीम, इनके ट्रायल कोर्ट में थे। तो मतलब कि आप नाम लीजिए और सभी वकील इनके उसमें थे। और ये सब उपहार में मारे गए लोगों को न्याय न मिले, या उनके जो उसके लिए दोषी थे उनको बचाने के लिए ये सब खड़े थे। जी, बिल्कुल। मतलब पैसा सब कुछ करा सकता है। बिल्कुल, एक आज की तारीख में अगर आप देखें तो पैसा ही सब कुछ है, किसी और के लिए। नो मॉरल्स, नो वैल्यूज, नथिंग। और अगर ये लोग सिर्फ प्रोफेशनली ये केस को लड़ते तो मैं मानती कि ठीक है, एवरी अक्यूज हैज अ राइट टू बी रिप्रेजेंटेड इन द कोर्ट एंड
राइट टू अ गुड डिफेंस, वो भी मैं मानती हूँ। चलिए ठीक है, मैं भी एक प्रोफेशनल रही हूँ और मैं मानती हूँ कि एज अ प्रोफेशनल इट्स ऑब्लिगेशन। पर इन लोगों ने जो किया है, दे गॉट वेरी पर्सनल विद मी। कोर्ट में बहुत बार, एक बार नहीं बहुत बार मुझे धमकाया गया, मुझसे गाली गलौज की गई, हर ये मुमकिन कोशिश की गई कि मैं कोर्ट में आना बंद कर दूं, क्योंकि इन लोगों को ये समझ में आ गया था कि ये जो कृष्णमूर्ति दंपति है, इन्होंने सारे कागज पढ़ लिए हैं और ये सब जानते हैं। क्योंकि कोर्ट में असली वकील की जो वकालत है वो यही है, हाउ ही मिसलीड्स द जज। दे डू वेरी सिलेक्टिव रीडिंग। थोड़ा सा ये पढ़ दिया जो उनकी फेवर में है, लेकिन पूरा नहीं पढ़ेंगे। पर लेकिन हमने एक एक कागज पढ़ा 50,000 डॉक्यूमेंट्स में, तो हमें मालूम था कि अगर ये पढ़ रहे हैं तो उसका तोड़ कहाँ है। बिकॉज लीगल इज ऑल अबाउट, देयर आर लॉट ऑफ लकूनास इन द लीगल फील्ड। सो इन लोग की यही कोशिश रही कि किस तरह हम कोर्ट आना बंद कर दें। मुझे बाकायदा कोर्ट में 30 वकीलों के साथ घेर के धमकाया गया पटियाला हाउस कोर्ट में, लेकिन मैं नहीं डरी। तो ये जो लोग थे, ये अंसल्स के लोग थे? जी जी बिल्कुल अंसल के लोग थे। अंसल से कोर्ट में आते थे। आप तो ट्रायल कोर्ट आए हुए हैं, आपने हाँ। देखा है इनके साथ 6-6 फुट लंबे वो गूंज यूज्ड टू बी अकम्पनिंग देम। और वो कैमरा उनका कैप्चर अम्ब्रेला लेके छाता आते थे, चलते थे। छाता लेके चलते थे। एंड आई यूज्ड टू कॉल देम द अम्ब्रेला स्क्वाड, ताकि वो मीडिया वाले फोटो ना ले उनका पाए फोटो उनको। ना ले पाए। तो इनके साथ 6-6 फुट लंबे कम से कम पूरा घेरा लेके वो आते थे, ताकि कोई इनकी फोटो ना खींच सके। और वो हमको थ्रेट भी करते थे, मुझसे गाली गलौज होती थी। मैं कोर्ट में जब एंटर कर रही थी तो टांग बीच में खड़े होकर के खड़े हो जाते थे, ताकि मैं कोर्ट के अंदर ना जा सकूं और मुझे टाप के जाना पड़े। तो जज साहब ने खुद देख लिया था, एंड इट वाज इंस्ट्रक्टेड टू मी कि मैडम यू प्लीज टेक द एंट्री फ्रॉम द जजेस साइड, बिकॉज शी सॉ व्हाट वाज हैपनिंग इन द कोर्ट। तो जज साहब ने ये कह दिया कि जजेस साइड से आइए, जी, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की कि मतलब कि उनको हटाया जाए। जी उनको नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि जहां भी जज थोड़ा भी ये दिखाएगा कि ही इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स द विक्टिम्स और द अदर पार्टी, तो वकीलों को तो एक्सक्यूज मिल जाएगा ना, दैट यू आर वेरी बायस्ड, प्लीज चेंज द जज, और फिर सुनवाई दोबारा से होगी। हम्म और एक्यूज यही चाहता है तो कि वो तो वही मामला चाहते हैं कैसे जितना और वही में देखिए ना, उसमें सक्सेसफुल भी तो रहे हैं। चले। इन्होंने केस को कितना लंबा खींचा, 1997 से लेके 2015 तक फाइनल जो जजमेंट आई है। और ये भी तब 18 साल लगे हैं, क्योंकि जबकि हर स्टेज में मैं हाई कोर्ट गई हूँ। जब ट्रायल कोर्ट में चार्जेस नहीं फ्रेम हो रहे थे, वहां से डायरेक्शन आई कि आप ट्रायल कोर्ट में ये ट्रायल जल्दी खींचे। जब हाई कोर्ट में था तब हम सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन आया कि टेक इट अप डे टू डे। तो ये सब इतना होने के बावजूद अगर हमें 18 साल लगे हैं, अगर हम शायद नहीं करते तो आज हमारा केस भी, जहाँ भोपाल गैस ट्रेजेडी का केस है, वहीं पड़ा होता। आपने कहा कि आपको धमकाया जाता था, कोर्ट में आने देने से रोकने के लिए सारी कोशिशें होती थी, डर लगता था? जी नहीं, बिल्कुल डर नहीं लगा, बिकॉज आई वाज फेयरलेस। क्योंकि जिंदगी में सबसे कीमती चीज तो मैं खो चुकी थी, मेरे बच्चे। जब आपके पास कुछ है ही नहीं खोने के लिए, तो आप क्या खोएंगे? ज्यादा से ज्यादा हमें मार देंगे, जीना कौन जाता है? बिना बच्चों के जीना बहुत मुश्किल है। तो अगर हमें मार भी देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये बात मैंने इनके वकीलों को भी कही थी। अ, अदालत में आपने बताया कि ऐसे-ऐसे होता था। आपको कैसा लगा? मतलब ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो आप कर रही थीं, जा रही थीं, आपको एक कॉमन मैन की तरह से अगर मैं कहूँ कि ये न्यायपालिका का मतलब जो आपके साथ हुआ, आप इसको किस तरह बताएँगे कि मतलब कितना फ्रेंडली है? आपने हालाँकि शुरू में बताया मुझे, लेकिन क्या कभी आपको ऐसा लगा कि कोई जज है जो विक्टिम की तरफ से भी सोच रहा है? जी, ये 2-3 बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, जबकि मुझे लगा कि जज भी ह्यूमन बीइंग्स हैं। एक तो जब सुप्रीम कोर्ट में हमारा, हम लोगों ने हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में, इन लोगों को हाई कोर्ट में कन्विक्शन हुआ और उनको छोड़ दिया गया, तो हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की कि इनकी बेल कैंसिल होनी चाहिए 2008 में। हुँ। और सुप्रीम कोर्ट ने बेल भी तब कैंसिल की थी। तो जब हमारा मैटर लगा था, तो इनके वकील थे, काफ़ी सारे वकील थे, 5-6 वकील। तो उन्होंने बोला, हाँ, मिस्टर दवे भी थे शायद इनके, हाँ। तो उन्होंने भले कहा दुष्यंत? था, हाँ, दुष्यंत दवे, वो भी थे आंसर्स के लिए, कि व्हाई यू इवन एंटरटेनिंग दिस? Says, ask the condonation of delay. They've coming to you after 120 days and all that. And where is the, what is the locus standi? Who are they to even come and ask for bail cancellation?
वो सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा कि अगर आज ये केस यहाँ तक है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, दिस आर द पीपल हु हैव लॉस्ट देयर चिल्ड्रन। और आप भी पूछ रहे हैं कि कौन है, तो मुझे लगा कि हाँ, एटलीस्ट वी आर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड कि वी आर द विक्टिम्स, जो कभी नहीं लगा था, क्योंकि विक्टिम्स को कोई पूछता नहीं है इस देश में। उनके लिए वो सिर्फ हो गया खत्म, जो लोग थे ओवर। और आप विक्टिम्स की फैमिली है, दे डोंट रियलाइज व्हाट इमोशनल ट्रॉमा यू आर अंडरगोइंग, देयर इज सो मच ऑफ स्ट्रेस। कोई नहीं सोचता विक्टिम्स के पास। आपने जो वकीलों का नाम लिया है, जी। राजीव धवन से लेके दुष्यंत दवे तक, ये बड़े वकील बहुत पैसे ले रहे होंगे, जाहिर सी बात है। तो जब आप ये देखती थी कि कोर्ट में इतने बड़े बड़े वकील खड़े हैं जी। जो केवल कानून जानते ही नहीं है, हम्म। कानून के जरिए कोर्ट को प्रभावित करते हैं, और इनका खुद का भी बहुत इन्फ्लुएंस होता है, इसलिए कि इनका कद ऐसा होता है और इनको देख करके ही अदालत को लग जाता है कि तो बहुत। तो कभी आपको ऐसा लगा कि इतने बड़े वकीलों के होते हुए मैं तो अंसर से शायद नहीं जीत पाऊं? कभी नहीं लगा, बिकॉज आई वाज कॉन्फिडेंट, क्योंकि मुझे ये बात समझ में आ गई थी, कानून में 80% फैक्ट्स है और 20% लॉ है, और फैक्ट्स बिल्कुल इनके अगेंस्ट थे, आपके पक्ष में थे। सब हमारे पक्ष में थे। और मुझे भरोसा था इस देश की अदालत पे कि मुझे न्याय जरूर मिलेगा, क्योंकि सब कहते हैं ना, सत्यमेव जयते। और मैं बहुत ही लॉ अबाइडिंग सिटीजन थी, मुझे बहुत विश्वास था, और उसी विश्वास से मैं कोर्ट में भी गई थी, न्यायपालिका में भी जाती थी। लेकिन आखिर में इन्होंने मुझे न्याय नहीं दिया, तो इसलिए मुझे पूरा भरोसा था कि नो मैटर व्हाट, दे तो इवन गॉट द बिगेस्ट लीडिंग लॉयर राम जेठमलानी, आखिर तक थे इनके पास, शुरू से लेके आखिर तक। और मैंने बहुत बार उनको टोका है कोर्ट में, जब वो मिसलीड करते हैं, मैं खड़े होकर बोल देती थी, क्योंकि मैं नहीं डरती थी, किसी से नहीं डरती। सच, अगर आप सच बोल रहे हैं तो आपको डर किस बात का? आज की तारीख में भी बहुत बार मैं कोर्ट को खुद एड्रेस करती हूँ, अगर मेरे वकील नहीं होते। करना पड़ता है जब आप जानते हैं। आई थिंक बाय नाउ आई नो लॉ वेरी वेल। ऐसे भी हमारे देश में जो केस लड़ने लगता है और इतनी लंबी लड़ाई लड़ता है, तो आधा वकील तो बन ही जाता है उसे सब कुछ उसके फैक्ट्स। आपने ये बात कही कि आप लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं और सत्यमेव जयते की बात अभी भी मानती हैं, सत्यमेव जयते? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आज की तारीख में अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं नहीं बोलूंगी कि सत्य की विजय होती, जी नहीं। मैं ये कहूंगी कि इस देश में जो हमारी न्याय प्रणाली है, जस्ट आई हैव रियलाइज्ड वन थिंग एंड आई से इट ऑल द टाइम, justice is a luxury which is accessible only to the rich, powerful and corrupt people in this country. An ordinary person can forget about getting justice. आप एक आम आदमी हैं, आप भूल जाएं कि आपको इस देश में न्याय मिलेगा। ठीक है, कोई हादसा हुआ, कहीं कुछ इंसिडेंट हो गया, मीडिया 2 दिन शोर मचा देगा, अगर यू आर वेल कनेक्टेड। उसके बाद तो भूल जाएंगे, नई स्टोरी आएगी। कोर्ट में क्या होता है, क्या नहीं होता, हम सब जानते हैं। इस देश में न्याय सिर्फ उनको मिलता है जहां पब्लिक आउटरीच होता है। और आप मुझे बताइए, पब्लिक आउटरीच कितने केस में होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पब्लिक आउटरीच वाज इन जेसिका लाल केस, एंड सेकंड वाज इन निर्भया, एंड द थर्ड केस वेयर आई से वेरी प्रॉम्प्ट जस्टिस वाज इन पार्लियामेंट अटैक केस। पार्लियामेंट अटैक केस इसलिए हुआ, वहां सब खास आदमी हैं, हम आम आदमी हैं। तो उनको खास किसने बनाया? हम लोगों ने बनाया। जेसिका लाल केस में देखिए, हाई कोर्ट ने जजमेंट ही पलट दी। और निर्भया रेप केस देखिए, इतना पब्लिक आउटरीच था, 1 साल के अंदर तक उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक भी डिसाइड कर दिया। मैं नहीं कह रही हूँ कुछ कुछ गलत हुआ है, लेकिन मेरा ये मानना है, एक ही निर्भया नहीं है, एक ही जसिका नहीं है। हिंदुस्तान में लाखों की तादाद में निर्भयाज हैं। डोंट दे डिजर्व जस्टिस? हम लोग 97 से लड़ रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई पब्लिक आउटरीच नहीं हुआ। ये हमारी अपनी लड़ाई है। क्यों कोई आम आदमी सामने नहीं आया? क्यों किसी ने सपोर्ट नहीं किया? क्योंकि उन्हें लगता है तो नीलम और शेखर के साथ हुआ, हमारे साथ तो नहीं हो सकता। रोज रोज थोड़ी आग लगती है। पर सब भूल रहे हैं, आग कब लगेगी किसी को नहीं पता। आप सब पब्लिक स्पेसेस में जाते हैं। मेरी लड़ाई सिर्फ ये नहीं है कि मेरे बच्चों को न्याय मिले, मेरी लड़ाई ये भी है कि जो हमारे साथ हुआ है किसी और के साथ ना हो, और किसी माँ को इस दुख से ना गुजरना पड़े। इसलिए हम चाहते हैं दैट देयर शुड बी फायर कंप्लायंस एट पब्लिक स्पेसेस।
जहाँ आप लोगों के बच्चे सिनेमा देखने जाते हैं, आप घर में आराम से बैठ सकते हैं कि अरे चलो बच्चे पिक्चर देखने गए। ये तो नहीं कि वहाँ क्या हो गई, आग तो नहीं लग गई। एटलीस्ट मैं नहीं कह रही हूँ आग नहीं लगेगी, एक्सीडेंट कैन टेक प्लेस, बट दिस शुड बी फायर कंप्लायंट। निकासी के रास्ते होने चाहिए। जब जब कोई आदमी सिनेमा देखने जाता है, परिवार के साथ जाता है, हम बच्चों को भेजते हैं, तो हम तो ये कोई कोई सपने में भी नहीं सोचता कि ऐसा कुछ अगर थोड़ा-सा भी ख़्याल आ जाए, जी। तो ना आदमी जाए, ना बच्चे को भेजे। तो अब इसी पर थोड़ा-सा, हालाँकि वो सवाल मुझे, जैसे मैंने कहा कि मैं नहीं पूछना चाहता आपसे। आपकी किताब को पढ़ रहा था, आपको सुना भी हूँ मैं। आपकी किताब में एक सीक्वेंस लिखा हुआ है कि आपको पहला बच्चा होना था, उसके ठीक पहले आप उसी सिनेमा हॉल में गई थी देखने। जी, क्योंकि मैं एम्स में एडमिटेड थी। अगले दिन मेरी सर्जरी होनी थी सिज़ेरियन। तो रात को क्योंकि अभी मैं वेरी यंग और मुझे भी बहुत शौक था पिक्चर देखने का, तो मैं शेखर के साथ हम लोग ने रात को वार्ड से जाके, क्योंकि बिल्कुल पास ही में था सिनेमा हॉल, वहाँ जाके हमने काला पत्थर पिक्चर देखी थी। अब जैसा मैंने कहा कि मैं सवाल पूछूँगा नहीं, इसलिए कि सवाल पेनफुल है, जवाब भी। जो आपने एक बात कही, मैं उसी पे आता हूँ कि जस्टिस इज़ लग्ज़री, यस, जो अफ़ोर्ड कर सकता है उनके लिए। तो ये जो कहते हैं कि कानून सबके लिए बराबर है और कानून की नज़र में सब एक हैं, ये क्या है? यस, मिथ, इट्स अ मिथ। आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव इट्स अ मिथ कि कानून की आँखों पे पट्टी बंधी हुई है और वो नहीं देखता। और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली इनको कन्विक्ट किया, उसके बाद इन्होंने क्या देखा, अच्छा आप ऐसा करिए, आप 30-30 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार को दे दीजिए, तो आपको जेल में ही जाना पड़ेगा। क्या ये चीज़ किसी आम आदमी को बोल सकते थे? क्योंकि इन्होंने देखा कि 30 करोड़ दे सकते हैं, और वो 30 करोड़ किसको देना है? दिल्ली सरकार को दे रहे हैं। किस लिए दे रहे हैं? कि आप एक ट्रॉमा सेंटर बनाइए। मेरे हिसाब से दिल्ली सरकार उतनी ही कॉम्प्लिसिट थी इस मामले में, और इस हिसाब से इन्होंने गलत प्रेसिडेंट सेट किया, क्योंकि आपने दिल्ली सरकार को रिवॉर्ड दिया है। क्योंकि ये जो लाइसेंस इनको जैसे इस सिनेमा हॉल चला सके, इसमें एमसीडी रिस्पॉन्सिबल थी, जो दिल्ली सरकार के अंदर आती है। दिल्ली फायर सर्विस रिस्पॉन्सिबल है, जो दिल्ली सरकार के अंदर आती है। पीडब्ल्यूडी रिस्पॉन्सिबल है, जो दिल्ली सरकार के अंदर आता है। एंड देयर वाज डीबीपी। तो ये सब एजेंसीज ने मिलके इनको एनओसीज दिए और ये सिनेमा हॉल चलाते रहे। आपने तो उनको रिवॉर्ड कर दिया ना। और अगर यही एक आम आदमी होता, तो क्या आप ये इस तरह की जजमेंट देते? आप उनको जेल भेजते ना, क्योंकि ये पैसे वाले थे, आपको नज़र आ गया, ओहो! सुशील अंसल है, ही इज़ ओल्ड। हाउ ओल्ड इज़ ही? दैट टाइम ही वाज़ जस्ट 73, मे बी लेस। And Gopal Bansal, oh, he's 63. How do they know what is the age? And he's got medical problem. एक भी कागज नहीं था सुप्रीम कोर्ट में रिकॉर्ड पे कि इनको कोई बीमारी है। Not a single document. जजेस को कैसे पता चल गया कि they have some problem? There are a lot of old people, even at the age of 80, who are hale and hearty. जजेस को कैसे पता चला? Looking at the old age and other complications. What kind of a judgment is that? तो ये मैं जो आपको केस के फैक्ट्स हैं, जी, उस केस के फैक्ट्स में है कि 13 बच्चे थे, उसमें 1 बच्चा था जो 1 डेढ़ महीने का था। 23 बच्चे थे। 23 59 बच्चे, लोगों में से 23 23 बच्चे, बच्चे थे, और 1 बच्चा था सिर्फ 30 दिन का। 30 दिन का था। जी। जब ये अंसल्स की उम्र को देख कर के सज़ा तय कर रहे थे, वो बच्चों की जो विक्टिम थे, उनकी उम्र इन्हें नहीं देखी। बिल्कुल, वही हमने कहा कि आपको ये नहीं नज़र आया कि उसमें 23 बच्चे थे। मैं कह रही हूँ आप वर्ल्ड ओवर चले जाइए, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन पूरी दुनिया में उसको बहुत सीरियस क्राइम माना जाता है। ये हमारा ही देश है जहाँ बच्चे मर जाते हैं, और यहाँ पे इनके कान में जूं नहीं रेंगती। उनके लिए वो सिर्फ एक विक्टिम्स हैं, और उनका कोई नाम नहीं है। दे डोंट नो व्हाट इज़ इवन द नेम, दे फॉर देम इट्स अ नंबर। इसीलिए मेरा जो मेमोरियल है, मैंने जो मेमोरियल बनाया, सब विक्टिम्स के नाम रखे, इन सब की अपनी आइडेंटिटी है। दे आर नॉट नंबर्स फॉर मी। ईच वन ऑफ देम हैज एन आइडेंटिटी। दे वर somebody's daughter, somebody's son, somebody's wife, somebody's husband. They all have an identity, and each one of them by their going has impacted the life of that family. तो इन लोगों को ये नहीं नजर आता। आई एम सॉरी टू से, दे एब्सोल्युटली इंसल्टेड। ये जो लड़ाई की शुरुआत हुई थी बच्चों को न्याय दिलाने के लिए,
कुछ आपको लगता है कि कुछ बदला है आपकी इस लड़ाई से? क्या-क्या बदला है? इतना ज़रूर है कि पीपल हैव स्टार्टेड टेकिंग नोटिस अबाउट फायर सेफ्टी और कुछ चेंजेस आए हैं। जैसे अब आप पब्लिक स्पेसेस में चले जाएँ, तो हाँ, फायर एग्जिट्स आजकल बाकायदा जो शॉपिंग मॉल्स में हैं। प्लस दे आल्सो हैव यू नो these all fire safety measures in place, be it a smoke detector, be it a fire extinguisher, and things like that. तो थोड़े लोग विजिलेंट हुए हैं। जैसे कि मैंने देखा, जब हमारी मेरी किताब के ऊपर सीरीज बनी है ट्रायल बाय फायर, तो उस पे जब बच्चों ने देखी, तो लोगों ने मुझे ट्विटर हैंडल में दे स्टार्टेड राइटिंग टू कि मैम वी वेंट देयर एंड वी सॉ देयर इज अ लॉक ऑन दैट डोर, तो और फोटो भी डाला। आई सेड आई थिंक यू नीड टू रिपोर्ट टू द अथॉरिटीज। एंड लोगों को ये है कि दे शुड बॉयकॉट द प्लेस अगर कोई फायर सेफ नहीं है जगह, तभी जो ओनर है वो भी कंप्लाई करेंगे फायर सेफ्टी नॉर्म से। तो ये ज़रूर है कि आज फायर सेफ्टी को कुछ अहमियत दी जा रही है, जबकि मैं चाहूँगी और ज़्यादा अहमियत दी जाए। आप बच्चों को बहुत कुछ पढ़ाते हैं, आप फायर सेफ्टी एक सब्जेक्ट ऐड कीजिए। बच्चों को पता होना चाहिए व्हाट टू डू इन केस ऑफ फायर। आग कभी भी लग सकती है। तो ज़रूरी ये है कि हमें पता हो कि हम कैसे उससे निपटें। आप फायर सेफ्टी को कुछ इम्पोर्टेंस नहीं देते हमारे देश में। आप देखिए कितने इंसिडेंट्स होते हैं फायर के। एक दिन न्यूज़ बनती है, अगले दिन इट्स फॉरगॉटन, कितने लोग मरे वो सिर्फ नंबर में रह जाता है। और अगर 5-6 लोग मरते हैं तो वो न्यूज़ भी नहीं बनती। अगर 50-60 लोग बनते हैं तो शायद न्यूज़ भी बन जाती। लेकिन हमें से किसी ने कुछ सीखा नहीं है। क्यों नहीं कोई कैंपेन करता फायर सेफ्टी के लिए? अकेले हम लोग क्या-क्या कर सकते हैं? हमने सरकार को बोला कि आप एक नया कानून लाइए व्हिच हैज़ टू डील विद मैन मेड मास डिजास्टर। आप हर केस को 304 ए में डाल देते हैं, व्हिच इज़ रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट। इट इज़ अ बेलेबल ऑफेंस। अब मुझे बताइए डेटरेंस कहाँ से आएगा? लेकिन कानून नहीं बदला। हाँ, कैसे डिटरेंट कैसे आएगा अगर आप जो एक्यूज़ है, जो दोषी है, उसको आप उसकी हैसियत के हिसाब से जब आप सज़ा देंगे, बिल्कुल। कितनी सज़ा मिली थी और कितना कन्वर्ट हुआ थोड़ा बताएँ? 2 साल था, उसको एक-एक साल करके पीरियड अंडर को। गोपाल और सुशील अंसल को हाँ, क्योंकि 304 ए में मैक्सिमम सेंटेंस इज़ 2 इयर्स। तो 1 ईयर करके बोला ओके फाइन, दैट्स इनफ। नहीं तो मैक्सिमम अगर 2 साल का था तो 2 साल को 1 साल क्यों करना था? 2 साल कर दें। और कम से कम सज़ा तो जेल तो भिजवाएँ उन्हें। आपने तो ये भी बोल दिया पे 30 करोड़ टू दिल्ली गवर्नमेंट एंड गो, यू डोंट हैव टू गो बिहाइंड बार्स, यू कैन वॉक फ्री। तो हमारे यहाँ जो सज़ा का प्रावधान है या पूरे वर्ल्ड वाइड जो सज़ा का प्रावधान है, सज़ा तो इसलिए दी जाती है ना कि भई शुड एक्ट एज़ अ डेटरेंट। यस या कि बट कोई वो भी अगला इस तरह का कोई काम करना है तो सोचे और दूसरा भी देख करके उसे कि भई अगर हम ऐसा कोई करते हैं, कुछ ऐसा गलत काम करते हैं तो हमें ऐसे सज़ा मिलेगी। पर अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने मैसेज दिया है कि अगर आप पैसे वाले हैं और अगर आप दोषी भी पाए गए, जो इस देश में बहुत कम होता है, क्योंकि हमारे देश में कन्विक्शन सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए अब आप भोपाल गेस्ट हाउस देख लीजिए ना, कहाँ है अभी? सुप्रीम कोर्ट तो पहुंचा ही नहीं है, हुँ, जबकि 80s में हुआ था वो केस। तो पहली बात तो केस वहां पहुंचेगा नहीं, और गलती से पहुंच भी गया तो बोलेंगे कोई बात नहीं, आप पैसे वाले हैं, कितने करोड़ सीआर आप दे सकते हैं, देखिए आपको छोड़ देंगे, उपहार जजमेंट साइड कीजिएगा। बहुत आसान कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट तो प्रेसिडेंट होता है ना, हुँ। तो सब लोग साइड करेंगे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को। दिल से ओल्ड एज, दे आर सीइंग ओल्ड। वन थिंग, मेरे को एक चीज अभी तक हमारे देश की इस प्रणाली की समझ नहीं आई, अफ्रीका के ओल्ड एज को बहुत अहमियत देते हैं, ओ नाउ ही इज ओल्ड। पर वो ये नहीं देखेंगे कि इसने किस उम्र में ये क्राइम किया है। जब आप जुवेनाइल के लिए देखते हैं कि ही इज कमिटेड अ क्राइम व्हेन ही वाज अ जुवेनाइल, 16 साल की उम्र में, कि अच्छा चलिए इसे छोड़ समझ देंगे। नहीं है, और इसकी ये समझ हुआ नहीं कि चले थी। निर्भया केस में ही हुआ, सारे देश ने देखा है। पर अब हमारे केस में देखिए, सुशील अंसल वाज 57 व्हेन उपहार हैपेंड, ही वाज 63 जब इसने डॉक्यूमेंट से छेड़छाड़ की, सबूतों की टैम्परिंग ऑफ एविडेंस कोर्ट के, और उसके लिए इसको कन्विक्ट किया गया 2021 में, 7 साल की सजा हुई। उसके बाद इसने he's been getting his passport renewed without telling the government of India कि I'm facing a criminal case, criminal cases rather। और उसके लिए एक और हमने भी हाई कोर्ट में याचिका दायर की, और उसके बाद एफआईआर हुई और एक और चार्जशीट फाइल हुई, और उसके चार्जेस भी फ्रेम हो गए अगेंस्ट 420। वो क्राइम इसने किया तो एक क्राइम 57 में, और टैम्परिंग विद एविडेंस किया एट 63, और पासपोर्ट के किया एट द एज ऑफ 73। लेकिन उसको हर जगह
जज साहब ये कहते हैं ओ ही इज ओल्ड, या वो बोलते हैं इट इज डबल जेपर्डी। अभी हमारे टैम्परिंग केस में जज साहब ने क्या किया, बोला कि ओहो दे हैव ऑलरेडी अंडरगॉन इन द मेन केस, इट विल बी डबल जेपर्डी। डबल जेपर्डी कैसे होगी? डबल जेपर्डी तो वो होती है अगर आपने एक ही अपराध के लिए एक ही अपराध के लिए आपको 2 बार सजा सजा नहीं मिल नहीं सकती। सकती, लेकिन यहाँ आपने तो सब अलग-अलग अलग-अलग अपराध अपराध किए, कर रहे हाँ। हैं। टाइम भी अलग है, एक्यूज के सेट भी अलग है हुँ, और सेक्शन भी अलग है। हुँ, उपहार में किया 304 ए, हुँ, टैम्परिंग में किया 201, 409, 120 बी, हुँ। तो बिल्कुल अलग क्राइम है ना। लेकिन आपने ये बोल के कि इनको ऑलरेडी सजा हो चुकी है तो पीरियड अंडरगॉन करके यहाँ भी छोड़ दिया। नहीं, लेकिन वो जो 7 साल का जो मिला था, 7 साल का मिला, उसको 8 महीने 12 दिन में छोड़ दिया, बोलिए पीरियड अंडरगॉन जाइए, क्योंकि इट्स अ डबल जेपर्डी। और अभी वो जो है अपील हमने किया, रिवीजन फाइल किया हाई कोर्ट में, पिछले 5 साल से पेंडिंग है। मैं थोड़ा-सा दर्शकों को थोड़ा-सा समझा देता हूँ। डबल जेओपार्डी क्या होता है कि ये व्यवस्था है कि एक ही अपराध किसी ने किया है, मान लीजिए कि हत्या का अपराध है, तो एक ही अपराध अगर किया है तो उस अपराध के लिए एक ही सज़ा मिल सकती है, उसके लिए 2 सज़ा नहीं हो सकती। लेकिन एक ही व्यक्ति हत्या भी किया, डकैती में शामिल था, चीटिंग भी किया था, तो उसको डबल जेओपार्डी में नहीं होगा, उसका अलग-अलग सज़ा होगी, ये है कानून। और यहाँ पर एक व्यक्ति जिसने अलग-अलग अपराध किए, टेम्परिंग ऑफ एविडेंस में समझिए कि इस केस में जीतने के लिए हर हाल में जीतना, उसके पक्ष में तथ्य नहीं थे तो उसने उस पेपर में छेड़छाड़ किया और कोर्ट ने इसे माना, कन्विक्शन हुआ। जी। क्या बदला था उसमें? उसपे 8 ऐसे डॉक्यूमेंट थे जो सिर्फ इनका फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन शो कर रहे थे और उनका डे टू डे इन्वॉल्वमेंट था। सुशील अंसल का एक 50 लाख का चेक जो 1995 में इसने दिया, गोपाल अंसल के 3 चेक जो 96 में थे। तो उससे ये दिखा रहे थे कि इनका फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट था, क्योंकि इनका स्टैंड ये था कि 1988 के बाद सिनेमा हॉल से हमारा कुछ लेना देना नहीं था। तो हमने ये दिखाया कि इनका फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट था, डे टू डे कंट्रोल था, और एक था डे टू डे एक्टिविटीज कि आप इस दीवार में मेरी मर्जी के बगैर एक कील भी नहीं लगा सकते, नॉट अ नेल टू बी पुट विदाउट माय परमिशन, गोपाल अंसल का था। तो बहुत सी ऐसी चीजें थी। तो ये डॉक्यूमेंट जो इनको इम्प्लीकेट कर रहे थे, उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को निकाल दिया, डॉक्यूमेंट्स गायब हो गए कोर्ट रिकॉर्ड से, क्योंकि हमारे पास फोटोकॉपीज थी। तो हमने कहा ओरिजिनल कहाँ गए? क्योंकि आपको एक क्रिमिनल केस को प्रूव करने के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और तभी आप उनको एग्जिबिट करके प्रूव कर सकते हैं। तो फिर ये एक याचिका लगाई गई और उसके बाद फिर सीबीआई ने एप्लीकेशन मूव की और आईओ को बुलाया एंड देन ही गेव फोटोकॉपीज। यस, व्हेन आई जब मैंने चार्जशीट सबमिट की कोर्ट में तो ओरिजिनल्स थे वहां पे। तब उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स एग्जिबिट हम कर पाए और इनकी कन्विक्शन हो पाई। नहीं तो अगर हम लोग इतने विजिलेंट नहीं होते तो सीबीआई थोड़ी अपने आप को एक ये डॉक्यूमेंट्स गायब अच्छा, है। एक बात और भी बताइए फिर, थोड़ा समझना है मुझे। तो 7 साल की सज़ा उसमें हुई थी, मेन वाले में उनको 2 साल की सज़ा मैक्सिमम हो सकती जो हो, जी बिल्कुल। तो कम वाली सज़ा एग्जिस्ट करनी चाहिए। सामान्यतः तो हम यही जानते हैं कि अगर किसी को अलग-अलग मामलों में सज़ा होती है 2 साल, 3 साल और 7 साल, तो 7 साल वाली, बिल्कुल वही माननी चाहिए। तो यहाँ तो उल्टा हुआ। इस केस में सभी कुछ उल्टा हो रहा है क्योंकि अंसल इतने पैसे वाले हैं। इसीलिए तो मैं कहती हूँ उपहार विक्टिम्स को जस्टिस नहीं मिला। 3 शतक हो गए मुझे कोर्ट में जाते हुए, लेकिन हमें न्याय नहीं मिला। तो ये न्यायपालिका फेलियर नहीं है इस कंट्री में। आप मुझे बता दीजिए कौन सा ऐसा लिटिगेंट है जो 30 साल से कोर्ट में आ रहा है सिर्फ न्याय पाने के लिए? या ये हमारे को बोल दें कि देखिए न्याय व्याय कुछ नहीं है इस देश में, कुछ हो गया, भगवान की मर्जी समझ के बैठ के घर में बैठ जाइए। डोंट कम टू द कोर्ट्स। फिर बंद कर दीजिए कोर्ट। अगर आप न्याय कर ही नहीं सकते हैं, तो आप कोर्ट बंद कर दीजिए। बड़ी सीधी-सी बात है। आदमी को एक गलतफ़हमी तो नहीं रहेगी कि अच्छा चलिए मैं कोर्ट में जाऊँगा शायद मुझे न्याय मिल जाए। क्योंकि हम सब चाहते हैं एक वी ऑल वांट अ जुडिशियल क्लोज़र। वैसे तो कोई क्लोज़र नहीं होता, लेकिन विक्टिम्स को एक जुडिशियल क्लोज़र चाहिए। अगर आप नहीं दे सकते तो बता दीजिए। आप लोगों को इस भ्रम में क्यों रखा है कि आप आइए कोई बात नहीं, हम कानून तो बिल्कुल आँखों पे पट्टी होता है वो नहीं देखता कि सामने गरीब है या अमीर है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा है नहीं। ये सिर्फ़ फ़िल्मी बातें। रियलिटी यही है कि ऊपर देखते हैं सामने कौन कितना पैसे वाला है, कौन एक आम आदमी है। अब लेकिन दिक्कत क्या है, नीलम जी, की दिक्कत ये है कि अब तो न्यायपालिका के बारे में जब हम ये बात कहते हैं जी। कि न्याय नहीं मिल रहा है, हुँ। फैसले हो रहे हैं, या आदमी देख के, विक्टिम देख करके, सॉरी एक्यूज देख करके फैसले लिखे जाते हैं,
या जजेस जो फैसले लिखते हैं वो कॉम्पिटेंट नहीं है, तो उससे तो इस तरह की धमकियां आती हैं कि हम उसे न्यायपालिका के खिलाफ लिखने वालों को हम छोड़ेंगे नहीं और ऐसा करके। कितने लोगों को नहीं छोड़ेंगे, करने दीजिए जो कर सकते हैं। अगर जो सच्चाई है, सच्चाई तो नहीं कोई बदल सकता, फैक्ट्स है, हम जो कह रहे हैं फैक्ट्स है। या आप हमें बता दीजिए कि अगर सच बोलना गलत है तो बोलिए कि इस देश में सच भी बोलना छोड़ दें। ये तो गलत बात है ना। अगर आपने वो जजमेंट दी है और जजमेंट गलत है तो गलत है, और हमारे कोई हक है उस जजमेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए। एंड दिस आई हैव नोन, पिछले 30 साल से मैं जानती हूँ कि आप जजमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, जज को नहीं। मैं किसी जज का नाम नहीं ले रही हूँ, दुनिया अपने आप गूगल कर लेगी कि किस जज ने क्या जजमेंट दी है। वी हैव अ राइट, व्हाई नॉट। मैं आज भी बोलती हूँ, मैं पिछले बहुत सालों से बोल रही हूँ और सच बोलती हूँ। मैंने तो जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने इनको अलाउ किया था 60 करोड़ दे के, तब मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रेमिसेस में खड़े होकर ये बात बोली थी कि अगर मुझे पता होता कि मेरे साथ ऐसा अन्याय होगा, आई वुड हैव पिक्ड अप अ गन एंड शॉट दोस पीपल रादर देन कमिंग टू द कोर्ट। एटलीस्ट मेरे को सेटिस्फैक्शन रहता कि मैंने अपने बच्चों के लिए जस्टिस ले लिया। मुझे कोई इस बात का वो नहीं है। मैं आज भी ये बोलती हूँ, 2015 में भी ये बात मैंने बोली थी और आज भी बोलती हूँ। और जब तभी लोग कहते हैं कि कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन जो कानून मानने वाला है उसे जब न्याय नहीं मिलेगा तो उसके मन में फीलिंग आनी तो स्वाभाविक है। इस मामले में एक और है कि पुलिस की भी भूमिका थी और डीसीपी लाइसेंसिंग, हम्म, उन पे भी सवाल थे, उसमें वो भी एक्यूज थे। अभी भी उनका मामला कोर्ट में चल रहा है, जी अमोद कंठ। हाँ? जी। क्या उनकी भूमिका क्या थी और अभी क्या स्टेज है उस केस का? इसके लिए मुझे आप वापस ले जाना पड़ेगा 1976 में। 1976 में जब इमरजेंसी डिक्लेयर हुई तो इन्होंने सिनेमा हॉल के जो टिकट्स के रेट थे वो कम कर दिए, लेकिन उनको बोला कि आप अपने सिनेमा हॉल में सीट्स बढ़ा लीजिए। और उपहार भी उन्हीं 42 सिनेमा हॉल्स में से एक सिनेमा था, तो उन्होंने सीट बढ़ाई ली और रेट कम हो गए। उसका 1979 में नोटिफिकेशन आया विदड्रॉइंग दैट नोटिफिकेशन कि ये वो सीट्स वापस उसी पोजीशन में ले आइए जो 76 में था। दैट मीन इन्होंने अगर 100 सीट बढ़ाई है तो 100 की 100 सीट हटानी पड़ेगी। इस नोटिफिकेशन को इन्होंने हाई कोर्ट में जाके चैलेंज सिनेमा किया। वालों ने। सिनेमा हॉल ओनर ने। तो हाई कोर्ट ने जब पिटिशन सुना तो डीसीपी लाइसेंसिंग जो उस वक्त अमोद कंठ थे, उसने खुद एक एफिडेविट दिया कोर्ट में ये कहते हुए कि हैविंग सीट्स इन द गैंगवे, जो कि गलियारे बोलते हैं उसको, इज हैजार्डस और इससे एक्सीडेंट हो सकते हैं, लोगों की जान जा सकती है, तो दे शुड बी रिमूव। तो हाई कोर्ट ने सुना और उन्होंने कहा कि आप खुद पर्सनली जाइए, इंस्पेक्ट कीजिए और देखिए द सीट्स विच आर इन सब्सटैंशियल कंप्लायंस ऑफ द रूल्स, उन्हीं को आप वो करिए। You allow only those seats. Otherwise, the rest of the seats have to be removed. Let me tell your viewers कि cinema hall is governed by the Delhi cinematographic rules. और rules बहुत clear हैं, कहते हैं कि gangway on either side, exit on which is leading to the exit, ताकि कोई भी emergency हो तो आप gangway से निकल के सीधा exit door में जाए और बाहर निकले, और उसको that exit should be leading to a stairways कि सीढ़ियां हो और आप उसको एकदम बिल्डिंग से बाहर फेंक लें। अब उपहार सिनेमा में ये इन्होंने शो कॉज नोटिस दिया अमोद कंठ ने खुद कि यहाँ पे यू हैव सीट्स इन द गैंगवे इन द बालकनी एंड द ऑडिटोरियम, रिमूव देम, ब्रिंग हिम बैक टू द ओरिजिनल। शो कॉज नोटिस देने को खुद इंस्पेक्शन के लिए गए 24 दिसंबर 1979 को, और वहां जाके वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, ये ऑडिटोरियम में जो सीट्स हैं तो हटा दीजिए जो गैंगवे में है, और बालकनी में जो सीट्स थी गैंगवे में उनको इन्होंने नहीं हटवाया। बालकनी में जो एग्जिट डोर जो था राइट साइड में वो भी नहीं खुलवाया, वहां भी व्यूअर्स का ओनर्स का 8 सीटर का प्राइवेट बॉक्स था और इन्होंने इनको अलाउ कर दिया। एंड एज फार एज वी आर कंसर्न्ड, ही वाज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस ट्रेजेडी, ऑफ उपहार फायर ट्रेजेडी। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी फाइंडिंग में ये लिखा है, जजमेंट जो है, कि द कॉजा कॉजान वाज क्लोजर ऑफ द गैंगवे एंड द एग्जिट्स एंड द अथॉरिटीज हु वेंट देयर टर्न्ड अ ब्लाइंड आई। ये मैं नहीं बोल रही, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। सो ही वाज रिस्पांसिबल। तो ये अथॉरिटी जो गया था वहां अथॉरिटी थे डीसीपी लाइसेंसिंग अमोद कंठ। तो इन्होंने क्या किया, क्योंकि अब और भी एक्यूज थे जिन्होंने ये मुद्दा उठाया था, द अदर्स वर आल्सो रिस्पांसिबल। तो ट्रायल कोर्ट ने जब जजमेंट दिया 2007 में, देयर वर डायरेक्शंस दैट फर्दर इन्वेस्टिगेशन अंडर 173A एंड अदर, सो सीबीआई ने फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया और
2009 में आके इन्होंने ट्रायल कोर्ट में एक क्लोजर रिपोर्ट डाल दिया कि हमारा और कोई इसमें वो नहीं एक्यूज नहीं है। हमने वहाँ प्रोटेस्ट पिटिशन डाला ट्रायल कोर्ट में। ट्रायल कोर्ट में हमने जिरह की। ट्रायल कोर्ट ने अमोद कंठ को एज एन एक्यूज समन किया अंडर 304A, 337, 33A, 10, 14 ऑफ सिनेमाटोग्राफ एक्ट। उसने उस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज किया। हाई कोर्ट अपहेल्ड द ट्रायल कोर्ट ऑर्डर and his summons were retained. He challenged it in the Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट में 2023 में ये मामला आया और सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ ये कहा कि फॉर वांट ऑफ सैंक्शन कि दैट मैजिस्ट्रेट हैज हर्ड बिकॉज देयर वाज नो सैंक्शन, दैट इज व्हाई the appeal Technical ground is on the technical ground he was allowed. But the fact is they also wrote that we are not going to the merits of the case, the other two points that they agitated, and our order will not come in between if sanction is granted. अभी से भी अगर सैंक्शन दे दिया जाता अभी है भी इसके बाद भी सैंक्शन आ जाए, क्योंकि तब तक सुप्रीम कोर्ट में 2023 में भी सीबीआई ने कहा है कि ही इज रिस्पॉन्सिबल। उनकी अपनी आर्गुमेंट है सीबीआई की, क्लोजर रिपोर्ट डालने के बावजूद वो कह रहे हैं कि ही इज रिस्पॉन्सिबल। मुझे समझ नहीं आया, राइट हैंड डजंट नो व्हाट द लेफ्ट हैंड इज डूइंग। तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हमेशा यही जिरह की गई है सीबीआई की तरफ से, बट ये सीबीआई जो ऑफिशियल्स हैं दे आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट हिम बिकॉज ही इज एन आईपीएस ऑफिसर। तो इसलिए इन्होंने अब क्या किया, 2023 के बाद अभी रिसेंटली राउज एवेन्यू कोर्ट में जाके इन्होंने बोला दैट वी आर नॉट गोइंग अहेड विद द सैंक्शन एंड दे केम एंड सर्व्ड अस द ऑर्डर दैट नाउ वी हैव टू गो टू द कोर्ट। सो अभी कोर्ट में तारीख लगी है, देखते हैं क्या होता है। अब मुझे एक बात थोड़ा सा दर्शकों के समझने के लिए कि सीबीआई ने खुद कोर्ट में कहा कि ये जिम्मेवार थे, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि इनको प्रोसिक्यूट करने के लिए इनको सैंक्शन की जरूरत थी जी, इसलिए वो डीसीपी थे, संबंधित प्राधिकारी से पूर्वानुमति की जरूरत थी जो नहीं ली गई, इसलिए हम टेक्निकल ग्राउंड पर इनके खिलाफ जो केस है उसे खत्म करते हैं। लेकिन अगर सीबीआई सैंक्शन ले लेती है जी, तो मुकदमा चल सकता है। बिल्कुल। तो जो सीबीआई कहती थी कि इनकी भूमिका थी, ये इसमें इनकी भूमिका थी है। जिनके चलते है भूमिका है इनकी, वो सीबीआई कहती है कि नहीं, हम सैंक्शन हमें नहीं चाहिए, हम आगे बढ़ना नहीं चाहते, वी आर नॉट गोइंग अहेड टू सीक सैंक्शन। और इसमें आपकी भूमिका? अब क्योंकि हमारी भूमिका इसलिए जरूरी है, इसलिए तो हमको नोटिस किया नहीं, जज तो साहब ने। वही मैं कह रहा हूँ कि जो जांच एजेंसी है, प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है, जिससे सैंक्शन लेना है, मांगना है, उसी के बाद आगे बात बढ़ेगी। वही कह रही कि नहीं, हमें नहीं लेना, हमें नहीं लेना, तो साफ पता चल रहा है कि उसको बचा रहे हो। तो ये तो फ्रेश लिटिगेशन की शुरुआत है। फिर तो बिल्कुल फ्रेश लिटिगेशन। आप फिर ट्रायल कोर्ट से शुरू करेंगे, फिर आपको हाई कोर्ट आना पड़ेगा, फिर आपको सुप्रीम कोर्ट आना पड़ेगा, बिल्कुल। एंड दिस विल गो ऑन एंड ऑन another 30 years. By the time I won't be alive, I can't live for eternity. They just want to frustrate you, that's all. तो ये बात जब ट्रायल कोर्ट के सामने भी, अब जब आपने वहां पर भी एप्लीकेशन लगाई है, आप उसको अभी चलेंगे, हम आर्ग्यू करेंगे जाके। तो वहां ये बात रखी जाएगी ना कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर सैंक्शन मिल जाता है तो बिल्कुल, वो तो जजमेंट है। जजमेंट है, जी। और सीबीआई कहेगी कि हम सैंक्शन, हमें नहीं चाहिए सैंक्शन। अब इसमें क्या हो सकता है? देखिए, जहां तक मैं समझती हूँ अभी तक, सीबीआई इज अ प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी, इट इज नॉट अ सैंक्शनिंग अथॉरिटी। सीबीआई का काम है जितना एविडेंस है आप कलेक्ट करें और you give it to the court, and if you find it's a government servant, there is so much of evidence against him, send it to the authorities, whoever the sanctioning authorities. This is the evidence against him, please decide, and we find that he is responsible. It is for the sanctioning authority. CBI is not a sanctioning authority. लेकिन सीबीआई तो सैंक्शनिंग अथॉरिटी नहीं है, लेकिन सीबीआई जो ये बात कह रही है, So they're being very unfair, they're being very biased, it's very obvious. अब बात आपको समझ में आ गई होगी कि नीलम कृष्णमूर्ति जी को मैंने क्यों बुलाया था। और मैंने कहा कि मेरे पास सवाल नहीं है इनसे पूछने के लिए। न्यायपालिका को न्याय का मंदिर और जजों को माय लॉर्ड कहा जाता है। लॉर्ड का मतलब देवता होता है। आम आदमी यही मानकर अदालत जाता है कि न्याय तो मिलेगा, लेकिन ये तब तक आप मानेंगे जब तक सीधे सीधे आपको अदालत न जाना पड़े। फिल्मी बातें सुनने में अच्छी लगती हैं और सेमिनार में अच्छी लगती हैं, जिन्हें कहीं से मिल गया हो न्याय तो इक्के दुक्के लोगों को तो उनको भी अच्छी लगती हैं। लेकिन अगर आपकी लड़ाई
किसी अंसल जैसे लोगों से हो जाए, सामने हो, और आप नीलम कृष्णमूर्ति और शेखर कृष्णमूर्ति के जगह पर हो, तो आपको इस न्यायपालिका से भरोसा कम हो जाएगा। मैंने शुरुआत में कहा था कि उपहार अग्निकांड एक दुर्घटना थी। मैं अपने उस शब्द को वापस लेता हूं इस बातचीत के बाद। नीलम कृष्णमूर्ति ने मुझे बता दिया कि ये दुर्घटना नहीं थी। अगर सारे विभागों ने अपनी जिम्मेवारी सही से निभाई होती तो वो घटना नहीं घटती, और उसमें न नीलम और शेखर को अपने बच्चों को खोना पड़ता, न बाकी जो 59 लोग और मरे उनके घर के चिराग बुझते। मैंने कहा था कि ये पॉडकास्ट किसी को महिमामंडित करने के लिए नहीं, किसी की उपलब्धियों को गिनाने के लिए नहीं, ये बस बताने के लिए है कि कुछ घटनाओं से सीख लेनी चाहिए और कुछ बातों से व्यवस्था को जगाया जाना चाहिए। नीलम की बातें, नीलम कृष्णमूर्ति ने जो बातें कही हैं, ये व्यवस्था के लिए है और आपके लिए भी, कि आप सजग रहिए, जागरूक रहिए, और व्यवस्था के लिए कि माय लॉर्ड्स, लोगों में अगर ये बात आ रही है दिमाग में कहीं कि न्याय सबके लिए एक समान, न्याय के सामने कानून के सामने सब बराबर हैं, अगर ये फीलिंग आ रही है कि ऐसा नहीं है, अगर ये फीलिंग आ रही है कि जस्टिस तो लग्जरी है और जिसके पास पैसा है उसी को मिलेगा, तो मुझे लगता है कि ये विचार करने का समय है। इस बातचीत में बस इतना ही। मैम, आप आई, और Thank you. हम जानते हैं कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इसलिए की जानी चाहिए जिससे कुछ उस पर चर्चा हो, उससे कुछ सुधरे। आपकी ये लड़ाई से मैं जो समझ पा रहा हूं, जो हमने बात सुनी कि कुछ तो बदला है, जी। और ये जो कुछ बदला है इसमें उम्मीद छुपी है कि कुछ और बदलेगा, और व्यवस्था कुछ जगी होगी, कुछ जगेगी, और भविष्य में किसी सिनेमा हॉल में जाने पर डर नहीं लगेगा, किसी नीलम और किसी शेखर को अपना बच्चा नहीं खोना पड़ेगा। बस इतनी सी बात है। ये बातचीत अगर आपको प्रासंगिक लगे, सांदर्भिक लगे, और लगे कि इस बातचीत में कुछ ऐसी बातें हैं जो समाज के लिए, व्यवस्था के लिए उपयोगी हो सकती हैं, तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अनकोट पे ऐसे मुद्दे, ऐसी बातें जो समाज के लिए जरूरी हैं, उन पर मैं बातें करता रहूंगा, ऐसे मेहमानों को बुलाता रहूंगा, आपसे मिलवाता रहूंगा। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।